Hi, please pause this video and try to answer these two questions. You have 30 seconds दे रहा हूँ. वीडियो पॉज करो और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर करो. ये रहा पहला क्वेश्चन. ऑलराइट. और ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन. यू हैव एग्जैक्टली 30 seconds. पॉज इट नाउ. सो आर यू एबल टू आंसर दिस? क्या है इसका आंसर? आर यू एबल टू आंसर दिस? ठीक है. ये दोनों चीज़ें थी न्यूज़ में, ठीक है? हर बार न्यूज़ में हमारी इतनी वैक्सीन की बातें हो रही थी, चाइना, जापान की बात हो रही थी और यही उसने उठाकर पूछा प्रीलिम्स के 2022 में। एंड इफ यू वर नॉट एबल टू आंसर दीज़ 2 क्वेश्चंस करेक्टली, देन आई एम सॉरी टू से बट हमारी करंट अफेयर्स की, आपकी करंट अफेयर्स की जो अप्रोच है दैट इज़ फंडामेंटली फ्लॉड एंड हमें उस अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है। हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, 100-100 200 पेज की मंथली मैगज़ीन पढ़कर जा रहे हैं, फिर भी वहाँ पर एक भी क्वेश्चन बन ही नहीं पा रहा। तो ऐसी मैगज़ीन पढ़ने का क्या फ़ायदा? हमें वहाँ पर स्मार्टली देखना है कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पीवाईक्यू एनालाइज़ कर कर और हमें अपना स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करना है। करंट अफेयर्स विदाउट स्टैटिक इज़ नथिंग बट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये बात ध्यान में रखना, वहाँ पर 100 क्वेश्चन आएँगे, उसमें से हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन होंगे जो प्योरली फैक्चुअल होंगे, बाकी सब स्टैटिक लिंक्ड ही रहेंगे। अब तुम इतनी वैक्सीन्स पढ़ रहे हो, तो ये वैक्सीन्स किसका पार्ट आ जाएगा? बायोटेक्नोलॉजी, सिलेबस में पढ़ी है ना हमने वैक्सीन, तो ये वही सब टाइप्स ऑफ वैक्सीन से पूछा उसने। ठीक है? तो करंट विदाउट स्टैटिक इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम और हमें वहाँ पर 200-200 पेज की मैगज़ीन नहीं पढ़नी, सारी हमने ऑर्गनाइज़ेशंस रट ली, ठीक है? और उसने क्या क्वेश्चन पूछा? वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गनाइज़ेशन। हम पढ़ कर गए थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन और उसने पूछा वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गनाइज़ेशन, ठीक है? तो इतना ज़्यादा ऐसे उसके पीछे करंट के पीछे नहीं भागना, हमें अपना इनपुट मिनिमम रखना है और आउटपुट मैक्सिमम रखना है। तो हमें क्या अप्रोच रखनी है? हमें ऐसी अप्रोच रखनी है जिसे हमें पता चले कि करंट अफेयर्स को यूज़ कैसे करना है। करंट अफेयर्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रीलिम्स, इट इज़ वे अबव दैट। इट इज़ नॉट जस्ट प्रीलिम्स, ठीक है? वहाँ पर मेंस के क्वेश्चंस में तुम्हें करंट अफेयर्स यूज़ करने हैं एज़ एन एग्ज़ाम्पल्स, एज़ वैल्यू एडिशन। ये तुम्हें समझना है कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है उस चीज़ से। मान लो अब तुमने आर्टिकल देखा कि गवर्नर ने बिल रख लिया फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेज़िडेंट या उन्होंने बिल असेंड नहीं दिया। अब तुम्हारे दिमाग में एकदम से खटकना चाहिए, दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। क्या? कि गवर्नर के पास कौन-सी पावर है? कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों क्या लिखा हुआ है? ठीक है? कब वो ऐसा कर सकते हैं? फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ जजमेंट दी है या नहीं दी? क्या जजमेंट है? ठीक है? और उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे फेडरलिज्म पे। अब कल को कोई भी क्वेश्चन आया फेडरलिज्म पर, तुम एक उसमें पॉइंट डाल दोगे कि गवर्नर विथहोल्डिंग असेंट टू द बिल, फिर पर्टिकुलर एग्जांपल जैसे कि इन केस ऑफ तमिलनाडु या केरल। So this is how you have to use your current affairs का knowledge in your answers, in your examples. तो मेंस के लिए भी इतना ही ज़रूरी है करंट अफेयर्स जितना प्रीलिम्स के लिए है। प्रीलिम्स में हमें बस फैक्ट्स के पीछे नहीं भागना, हमें उसकी एसेंस समझनी है, हमें देखना है कि यूपीएससी क्या एमसीक्यूज़ पूछेगा, पीवाईक्यूज़ क्या पूछता है यूपीएससी। उसके बिना तुम अगर रटने बैठ गए कि भाई रफ़ाल की इतनी रेंज है, तेजस की इतनी रेंज है, हमारी नई सबमरीन आई है, उसकी इतनी रेंज है, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। वो वहाँ नहीं पूछने वाला 500 किलोमीटर है या 400 किलोमीटर है, ठीक है? तो पीवाईक्यू एनालिसिस किए बिना अगर तुम कर रहे हो, तो करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। इस चीज़ को समझो। यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग टाइम। मैंने अपने 6 अटेम्प्ट्स में आई हैव गिवन 4 इंटरव्यूज़, 5 मेंस दिए हैं, ठीक है? 5 मेंस क्लियर हुए हैं, 6 प्रीलिम्स दिए हैं, ठीक है? कभी भी मैंने ट्रस्ट मी मैंने कभी भी मंथली मैगज़ीन एक भी बार नहीं पढ़ी। आई हैव ऑलरेडी ऑलवेज़ रिलायड ऑन न्यूज़पेपर, इसके अलावा जो कंपाइलेशन कभी आती थी तो उससे ओनली सिलेक्टेड टॉपिक्स। इतना ही करने की ज़रूरत है वहाँ पर। मंथली मैगज़ीन्स में इतना सारा तुम्हें कंटेंट मिलेगा, वो रट के कोई फ़ायदा है ही नहीं, ठीक है? तुम मैगज़ीन पढ़ते हो, फिर जाके मैगज़ीन की समरी उठाते हो, उसको रटते हो, फिर उसकी भी समरी बनाते हो।
उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो चीज़ हमें पढ़ नहीं पाएँगे, याद नहीं कर पाएँगे, उसे पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके सॉल्यूशन के लिए वी आर कमिंग अप विद द सीरीज़ वीकली 7। हाय, आई एम पारस Chatkara and I welcome you to An Academy. We are starting with this series आपकी यही सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि जो भी हमारी करंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सब सॉल्व हो जाएं। क्योंकि अल्टीमेटली दिस एग्जाम इज अबाउट कंटेम्प्रेरी इश्यूज की नॉलेज एंड स्टैटिक नॉलेज। ठीक है? तो हमें करंट अफेयर्स पढ़ते हुए क्या क्या समझना है कि कैसे यूपीएससी उससे एमसीक्यूज पूछ रहा है, क्या पीवाईक्यूज पूछे हैं, क्या चीज़ रटने की ज़रूरत है या नहीं है, फिर उसको स्टैटिक से कैसे लिंक करना है, मेन से कैसे लिंक करना है, कैसे यूपीएससी वहाँ क्वेश्चन बना सकता है उससे, कैसे पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा उसने जहाँ वो चीज़ फिट हो सकती थी। तो ये सब हमें पढ़ने की ज़रूरत है एंड दिस इज़ हाउ आई विल हेल्प यू आउट। अब जैसे मान लो ये टॉपिक है सेमीकंडक्टर का, तो सेमीकंडक्टर देखते ही तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स। अब मैं तुम्हें ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हें पूरी डोपिंग पता होनी चाहिए या लिथोग्राफी की प्रोसेस पता होनी चाहिए, बट यू शुड नो द बेसिक्स। फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों यूएसए अपना चिप्स एक्ट लेकर आया था, डू यू नो। फिर टीएसएमसी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है चाइना, एएसएमएल के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स में क्या इसका लिंक है, डू यू नो ऑल दीज थिंग्स। क्या उसकी जियोपॉलिटिकल, जियोस्ट्रैटेजिक, जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, और इंडिया ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं फॉर सेमीकंडक्टर्स। तो ऐसे तुम्हें उस टॉपिक को डिसाइफर करना है। फिर ये तो हो गया जीएस 3 वाला पार्ट। फिर जीएस 1 में हमारा आता है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें भी वो पूछ सकता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में बताओ। तो ऐसे तुम्हें चीज पढ़ के समझने की जरूरत है क्या क्या पूछ सकता है उससे। ठीक है, इस सीरीज में हम वही चीज कवर कर पाएंगे। फिर एक और एग्जांपल देखो कि ये क्या हो गया, पैसिफिक आइलैंड्स फोरम। इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, फोरम्स आते हैं, कितना ही याद रख पाएंगे हम। देयर इज अ लिमिट टू दैट। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमें अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद कोई सिमिलर चीजें हैं जो हम एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पढ़कर जा रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वो पूछ रहा है वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, तो उस चीज का क्या फायदा। बट एट द सेम टाइम जो ये डब्ल्यूटीओ जैसी चीजें हैं उसकी हमें एसेंस पता होनी चाहिए। ऑलराइट, तो हम इस सीरीज में इसी चीज पर फोकस करेंगे, कैसे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, कैसे उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। ठीक है, क्या उनसे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ सकता है, क्या उसने पीवाईक्यूज पूछे हैं, और हमें क्या कंटेंट की ज़रूरत है और कैसे इन्हें यूज़ कर कर हमें अपना वैल्यू एडिशन करना है। Alright, so this will be the focus of our new series, Weekly 7. So let's start with it. तो सबसे पहले टॉपिक क्या है हमारा, साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में सबसे बड़ा इशू क्या है, साउथ चाइना सी में सबसे बड़ा इशू है कि चाइनास एग्रेशन एंड असर्टिवनेस। तो जो साउथ चाइना सी का मेजॉरिटी एरिया है अराउंड 90%, उस पे चाइना ने अपना क्लेम किया हुआ है। चाइना बोलता है ड्यू टू हिस्टोरिकल रीजन। ठीक है, उसने एक आर्बिट्रली अपने मैप में 9 डैशेस के थ्रू दिखा दिया कि ये दिखाकर बना दिया कि ये जो एरिया है वो मेरा है वाया 9 डैश लाइन, क्योंकि उसने बोला कि मेरे इस पे हिस्टोरिकल क्लेम्स हैं, 2000 साल पहले मैं यहाँ पे आया था इसलिए आज ये एरिया मेरा है। दिस इज एज पर चाइना। ठीक है, तो अब इशू क्या हुआ, इशू ये हुआ कि चाइनीज शिप्स क्लैश्ड विद फिलीपींस की शिप, और रोज ही कभी कुछ ना कुछ हो रहा है, कभी उनके ऊपर पानी डाल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। सो दिस इज द प्राइमरी इशू इन साउथ चाइना सी। द इशू इज टेरिटोरियल डिस्प्यूट। इसमें अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 3 आइलैंड्स के नाम याद रखना। कौन से 3 आइलैंड्स, स्प्रैटली, पैरासिल और स्कारबरग शॉल। ठीक है, SPS, स्प्रैटली, पैरासिल, स्कारबरो शॉक, तीनों के नाम याद रखने बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा 9 डैश लाइन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके बाद फिलीपींस ने प्रोटेस्ट किया और ये डिस्प्यूट चलता आ रहा है। अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि साउथ चाइना की के साथ कौन-कौन सी कंट्रीज़ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। तो यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकता है, मान लो उसने क्वेश्चन दे दिया कि 1 2 3 4 4 कंट्रीज़ के नाम दे दिए,
विच ऑफ द अबव कंट्रीज शेयर बॉर्डर विथ साउथ चाइना सी, नीचे ऑप्शन दे देगा 1 ओनली, 2 3 एंड 4 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, ऐसा करके। तो हमें सारी कंट्रीज के नाम याद रखने जरूरी है। तो कौन कौन सी कंट्री है? ब्रुनई, फिर चाइना ऑफ कोर्स, फिर इंडोनेशिया, यहाँ मलेशिया, ठीक है, फिर फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम। तो ये है हमारी मेन कंट्रीज। अब ये देखो, सबको पता होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में, सबने कभी ना कभी सुना होगा टेरिटोरियल वाटर्स और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इशू ये है कि चाइना मतलब मेनलैंड रहा ये, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जो मेरा टेरिटोरियल वाटर और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 200 नॉटिकल माइल पार कर कर इट इज इवन हेयर। तो जो बाकी कंट्रीज हैं उनके साथ ओवरलैप कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ तक इसका होना चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा 200 नॉटिकल माइल, बट वो बोल रहा है कि नहीं, इधर से 2000 किलोमीटर हो गया, यहाँ से 100 किलोमीटर हो गया, फिर भी वो बोल रहा है कि ये आइलैंड मेरा है। सो दिस इज द डिस्प्यूट दैट इज गोइंग ऑन। ऑलराइट, अभी आगे इसको डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, साउथ चाइना सी की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, इसको बस याद रख लेना। अगर साउथ चाइना सी पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये जरूर पॉइंट लिख कर आना कि 1/3 ऑफ ग्लोबल शिपिंग पासिस थ्रू साउथ चाइना सी। कितना? 1/3 ऑफ ग्लोबल शिपिंग। बस ये पॉइंट रट लेना, इसको लिख कर आना वहां पर। ऑलराइट, अब इशू क्या क्या, अब ये सारी हर कंट्री के साथ इसका यही पंगा चल रहा है, चाहे इधर वियतनाम हो, मलेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, तो यही करता है वो। उसने क्या किया, जो यहाँ पर आइलैंड थे, स्प्रैटली शोल्स थी, छोटे छोटे आइलैंड थे, पैरासेल्स, स्कार्बरोग शोल, अब उसने वहां पर सैंड से आर्टिफिशियल आइलैंड्स बिल्ड कर दिए, ठीक है। उसके बाद उसने वहां पर अपना मिलिटराइजेशन कर दिया, एयरपोर्ट्स बना दिए, वॉरशिप्स ले गया, कर लो जिसको रोकना है रोक कर दिखाओ, ठीक है। सो दिस इज द प्राइमरी इशू। 90% ऑफ द साउथ चाइना सी पे उसने अपना क्लेम कर दिया। उसने बोला कि 2000 साल पहले हम चाइनीज मेनलैंड से गए थे, इसीलिए आज वो हमारा है। स्कार्बरो शोल के केस में यही हुआ, ठीक है। उसको पहले बोलते थे हुआंगयांग आइलैंड। फिर बस इसको प्राइमरी रीजन यही है। अब तुम्हें क्या याद रखना है, 9 डैश लाइन, तीनों आइलैंड के नाम स्प्रैटली, स्कैरबरोग शोल और पैरासल, SPS। अब वो हो सकता है कि वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले कि पैरासल आइलैंड्स ऑफन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट। ऐसा उसने 2022 में पूछा विद रिस्पेक्ट टू सिंकाकू आइलैंड, ठीक है। अब इसका इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्या हुआ, फिलीपींस पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई, PCA, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है। इसके अलावा यूनक्लॉस क्या कहता है, किसका जुरिस्डिक्शन होगा, किसका कितना एरिया होगा। तो इन दोनों के बारे में भी अब तुम्हें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये इसके साथ लिंक हो गया, ठीक है। अब खाली ये तीनों के नाम पढ़कर नहीं छोड़ सकते, उसके बाद हमें UNCLOS और PCA पढ़ना भी जरूरी है। तो क्या बोलता है PCA का, बस याद रख लेना, PCA इज नॉन UN इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसका UN से लिंक नहीं है और उसका हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड्स में। बस इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब PCA के पास जब फिलीपींस गई 2016 में, PCA की रूलिंग आई इन फेवर ऑफ फिलीपींस, ठीक है। बट चाइना ने उसे मानने से ही मना कर दिया। चाइना बोलती कि PCA का कोई जुरिस्डिक्शन हम पर नहीं है और हम PCA की वर्डिक्ट को नहीं मानेंगे, जिसको जो करना है कर लो। और PCA बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि इन्फोर्समेंट की कोई पावर ही नहीं है उसके पास। क्या करेगा, चाइना के अगेंस्ट एक्शन लेगा, कैसे लेगा? चाइना UNSC का परमानेंट मेंबर है, ठीक है। और उसके पास वैसे भी पावर ऑफ इन्फोर्समेंट है ही नहीं PCA के पास। कौन अपनी आर्मी भेजेगा यहाँ से चाइनीज शिप्स हटाने के लिए? कौन इनका एयरपोर्ट हटाएगा यहाँ से? कोई भी नहीं हटा सकता। तो दिस इज द मेन कंसर्न। उसके बाद क्या आता है, यूनक्लॉस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज। तो अब उसमें क्या है कि हर कंट्री के जो कोस्टल शेल्फ होती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वो डिवाइड की हुई है। जो हमारी कोस्ट लाइन होती है उससे अराउंड 12 नैनोमीटर इज हमारा टेरिटोरियल वाटर्स या टेरिटोरियल सी। फिर वहां से 200 नॉटिकल माइल तक रहता है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में उसके पास सारी इकोनॉमिक राइट्स रहेंगी उधर, मतलब जो भी चीज़ें होंगी जैसे फिश, ऑयल,
ठीक है? तो इन सब पे वो एक्सप्लोरेशन कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। और फिर जो टेरिटोरियल सी है, टेरिटोरियल सी में उसकी अपनी सॉवरेन राइट्स भी होंगी, वो उसका सॉवरेन वाटर रहेगा, तो किसी को इधर टेरिटोरियल सी में जाना भी होगा तो उससे पूछे बिना नहीं जा सकता। ठीक है? इसमें एडिशनल सॉवरेन राइट्स आ जाएंगी उसके पास। बस इस चीज़ का ये ध्यान रख लेना, ये डिफरेंस याद रखना। अब यही सेम क्वेश्चन उसने अभी 2022 के प्रीलिम्स में पूछ लिया। ठीक है, अभी दिखाते हैं आगे कैसे पूछा। फिर इसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखना, ये मेन आइलैंड्स हैं SPS। ठीक है, उसके अलावा और किस किस के साथ चाइना का पंगा चल रहा है, ये कंट्रीज के नाम है और क्या इनके साथ पंगा चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा हमारा सेंकाकू विद जापान, वो ऑलरेडी पूछ चुका है। उसके अलावा SPS, अब इनका हर कंट्री का नाम साथ में याद रखने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस ये 3 जनरल याद रखना आइलैंड्स के नाम। ऑलराइट, तो अब देखो क्या क्वेश्चन पूछा था उसने। With reference to United Nations Convention on the Law of the Seas, consider the following statements. A coastal state has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit, ठीक है, from baseline, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है उसका, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो गई। फिर ships of all states, whether coastal or landlocked, enjoy the right of innocent passage through territorial sea। अब टेरिटोरियल सी कितना है, 12 नॉटिकल माइल तक। अब ये सोचो कि क्या उससे इनोसेंट पैसेज मिल सकता है। ठीक है, अगर उससे पूछ कर कोई उसकी नॉर्मल शिप जा रही है तो उसे अलाउ किया जा सकता है या नहीं, राइट हो सकती है इनोसेंट पैसेज की या नहीं, कॉमन सेंस क्या कहती है, हो सकती है। और वैसे भी ये टर्म देखो कैसा लग रहा है, राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि उनके पास ये होती है राइट। फिर द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शेल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, तो ये भी ठीक है, तीनों स्टेटमेंट्स ठीक थी इस केस में, ऑल थ्री आर करेक्ट। बस ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, तो अब तुम्हें समझ में आया। जो ये हमारी न्यूज़ थी खाली इसको ऐसे ही देखकर छोड़ नहीं देना कि हाँ दोनों की शिफ्ट टकरा गई। अब इसके बाद हम इसको मेंस में भी एज एन एग्जांपल यूज करेंगे। अगर तुम्हारा PSI और ऑप्शनल है, ठीक है, तो हॉब्स की स्टेटमेंट थी ना, कोवेनेंट्स विदाउट स्वर्ड्स आर नथिंग बट वर्ड्स, उसमें तुम ये एग्जाम्पल लिखकर दिखा सकते हो कि PCA वर्डिक्ट को चाइना ने माना ही नहीं, विच शोज covenants without swords are nothing but words। इसके अलावा GS मेंस में अगर IR का कोई क्वेश्चन आया साउथ चाइना सी से रिलेटेड या चाइना से रिलेटेड, उसकी असर्टिवनेस से रिलेटेड, ठीक है, तो तुम वहां पर एग्जाम्पल में लिखा दो लिखकर कि एग्जाम्पल चाइनीज असर्टिवनेस या टेरिटोरियल असर्टिवनेस इन साउथ चाइना सी। मतलब हर जगह ही इसका डिस्प्यूट चल रहा है, चाहे साउथ चाइना सी हो, फिर इधर हमारे पास हिमालयाज हो, जापान हो, हर किसी के साथ इसका पंगा चल रहा है। ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं साउथ चाइना सी से बॉर्डर शेयर करती हैं, फटाफट उनके नाम बता दो। बताओ, इस बार क्वेश्चन आ सकता है, तो फटाफट देखो कौन कौन सी थी। साउथ चाइना सी है, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट कैसे भी कर लो या नॉर्थ टू साउथ कर लो। तो चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ताइवान। ठीक है, हो गई, कौन सी मिस हुई, हो गई सारी, ऑलराइट। फिर अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेमीकंडक्टर्स। ये देखो न्यूज़ क्या थी हमारी, सबसे पहले न्यूज़ पढ़कर समझो। टू कंसोलिडेट चिप मेकिंग गेन्स, हाउ इंडिया प्लान्स टू स्पेंड $15 बिलियन इन नेक्स्ट फेज। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 4 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स 1.5 लाख करोड़ के। ऑलराइट, तो उसका फर्दर ये प्लान है गवर्नमेंट का कि इनकी फंडिंग और आउटले सेकेंड फेज के लिए इंक्रीज करते हैं टू $15 बिलियन फ्रॉम 10। फिगर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मोटा मोटा यही है कि उसने उसकी फंडिंग बढ़ा दी है, दैट इज इट। बट अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इतने पे ही खत्म नहीं हो जाता टॉपिक। अब इसके साथ समझो, अपना सिलेबस उठाओ, सिलेबस सामने रखो हमेशा अपने पढ़ते हुए। तो किस किस से लिंक हो सकता है, GS1 में क्या आता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड।
तो उसमें वो पूछ सकता है कि सेमीकंडक्टर की लोकेशन बताओ, फैक्ट्रीज कहाँ-कहाँ पर ज़्यादा हैं, कौन से फैक्टर डिटरमाइन कर रहे हैं, इंडिया में क्या स्टेटस है, ठीक है? क्या हमारी प्रोग्रेस है और क्या हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जीएस 1 में आ सकता है। फिर जीएस 3 में तो डायरेक्टली अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ आईटी इससे लिंक हो जाएगा। ऑलराइट। अब इसके बाद हमें बेसिक समझने की ज़रूरत है क्या? क्या पूछ सकता है वो प्रीलिम्स में और मेंस में कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं? फिर सेमीकंडक्टर्स का ग्लोबल सप्लाई चेन या ग्लोबल वैल्यू चेन में क्यों इतनी इंपॉर्टेंस हो गई है? उसकी जियो स्ट्रैटेजिक, जियोपॉलिटिकल क्या सिग्निफिकेंस है? क्यों अमेरिका अपना चिप्स एक्ट लेकर आया? ठीक है? फिर इंडिया अब एकदम से इतना ज़्यादा पैसा क्यों उड़ा रहा है सेमीकंडक्टर्स के पीछे? फिर हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए होंगे, तो ये हमेशा याद रखना कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। ऑलराइट, सो देखते हैं अब इसके क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले आता है हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो अब उसका वर्ड देख लो, वर्ड किससे बना है? सेमी कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ करंट को करते हैं, ठीक है? वेयर देयर इज फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, कंडक्ट करते हैं। और सेमी, सेमी मतलब पार्शियली, तो इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ इंसुलेटर एज वेल एज कंडक्ट। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, ठीक है, जिस पर इट कैन स्टार्ट बिहेविंग एज कंडक्टर्स। तो उसकी जो कंडक्टिविटी है इट कैन बी वेरिड। एक टाइम पर उसको इंसुलेटर भी रख सकते हैं और एक टाइम पर मेटल की तरह उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी या करंट पास करवाकर कंडक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। इसी स्पेशल प्रॉपर्टी की वजह से ही सेमीकंडक्टर से बनते हैं हमारे ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब मान लो जिस फेज में करंट ट्रैवल कर रहा है उससे, वो हो गया हमारा ऑन, और वो क्या हो गया हमारा कंडक्टर वाला फेज, तो उसको रिप्रेजेंट हमने कर दिया 1 से। और फिर दूसरा फेज 0 से। इसीलिए 1 0 1 0 1 0 इन ऑन ऑफ स्टेट में वी कैन यूज एंड वी कैन क्रिएट ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स क्या होगा? बेसिकली इलेक्ट्रिक स्विचेस। फिर इससे आगे हम क्या क्या बना सकते हैं? इससे हम आगे बना सकते हैं प्रोसेसर्स, मेमोरीज। पूरा हम इसके लिए कोड राइट कर सकते हैं बाइनरी में, जो पर्टिकुलर फीचर्स डिफाइन करेगा कि कैसे वो ऑपरेट करेगा, ठीक है। सिंपल चीज समझ गए? बेस्ड अपॉन हमारा कोड और हमारे इनपुट के वी कैन प्ले विद इट्स प्रॉपर्टीज, और एक टाइम पे उसको कंडक्ट करवा सकते हैं और कभी ऑफ स्टेज में, तो ऑन ऑफ स्टेज में ले जा सकते हैं उसको। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल चीज है। फिर अब सबसे कॉमन कौन सा एलिमेंट यूज होता है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो सिलिकॉन ऑक्साइड यूज करते हैं सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है, जब रिफाइनिंग हो जाती है उसके बाद बनते हैं सिलिकॉन के बोल्स, इतने बड़े होते हैं वो। फिर उसे ऐसे काट के छोटे छोटे वेफर्स बन जाते हैं। अब हर वेफर के ऊपर उसके बाद लिथोग्राफी की प्रोसेस होती है एक, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे जो भी हमारा उस सर्किट का लेआउट होता है वो प्रिंट होता है। फिर उसमें मल्टीपल प्रोसेसेस होती हैं जैसे एचिंग एक्सेट्रा। क्या होता है, जो कॉपर वाला पार्ट या कंडक्टिविटी वाला पार्ट होता है वो अलग से उसमें रह जाता है। फिर बाकी पार्ट को कवर अप कर देते हैं, मास्क कर देते हैं। फिर एक स्पेसिफिक, जैसे हमने पीसीबीज देखी है ना, उन पे ऐसा सर्किट पे डिज़ाइन बना होता है। फिर इधर कोई कैपेसिटर, एक ट्रांजिस्टर, ऐसा ऐसा कुछ होता है, ठीक है। सो दैट इज एक चिप होती है जिसके ऊपर वो सब कंपोनेंट्स फिर प्लेस करते हैं। ऑलराइट, और उसकी मल्टीपल लेयर्स भी हो सकती हैं, ठीक है। अब जो बेसिक चिप्स बनाने की प्रोसेस है ना, जो ये चिप्स बनती है उसको हम बोलते हैं फैब्रिकेशन, ठीक है। अब फैब्रिकेशन में सबसे ज़्यादा 2 कंपनीज के नाम हैं। एक है हमारी टीएसएमसी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन, और एक है हमारी एएसएमएल फ्रॉम नीदरलैंड्स। अब तुम इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस समझो। ताइवान का सबसे बड़ा डिस्प्यूट क्यों चल रहा है? क्यों यूएस से ताइवान के पीछे पड़ा हुआ है?
क्योंकि टीएसएमसी ग्लोबल पावर हाउस है। अगर ताइवान चल ही टीएसएमसी के दम पर रहा है। अगर चाइना ने ताइवान पर कभी भी अटैक किया या कभी उसको एनेक्स करने की कोशिश की, तो टीएसएमसी विल बी कंप्लीटली इन कंट्रोल ऑफ चाइना। और अभी क्या है, यूएस क्या है, सेमीकंडक्टर से ही पूरी सारी चीज़ें चल रही हैं, चाहे एआई हो, बिग डेटा, आईओटी, एवरीथिंग, 5G। हर चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, सेमीकंडक्टर। और अगर चाइना के पास वो ग्लोबल रिसोर्स आ गई, टीएसएमसी की पावर आ गई, तो इट कैन सरपास यूएस। तो वो यूएस हेजिमनी जो बनाई हुई है यूएस ने अपनी इन द फील्ड ऑफ आईटी, उसको सरपास कर देगा। इसीलिए यूएस हर कोशिश कर रहा है, हर कदम उठा रहा है ताकि ताइवान को एनेक्स ना कर सके। ठीक है, अब नीदरलैंड्स वाली जो हमने कंपनी बनी एएसएमएल, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? जो सेमीकंडक्टर बन रहा है वो किधर बन रहा है, ताइवान में, साउथ कोरिया में, जापान में। सबसे ज़्यादा कंपनीज उधर है। हाइनेक्स का नाम सुना होगा, फिर सैमसंग का नाम सुना होगा। तो ये सब चिप्स बनाती हैं, मेमोरी चिप्स बनाती हैं, बाकी अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर्स बनाती हैं, जैसे फिर इंटेल एएमडी हो गए। अब इन सबको चाहिए चिप्स। ठीक है, चिप्स कौन बनाएगा? पोटैटो चिप्स नहीं, ये वाले सिलिकॉन चिप्स, ये कौन बनाएगा? ये बनाएगी टीएसएमसी। और इसको बनाने के लिए जो मशीन लगेगी वो किधर से आएगी? वो मशीन आएगी एएसएमएल नीदरलैंड से। ठीक है, जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, 4 नैनोमीटर की प्रोसेस या 5 नैनोमीटर की प्रोसेस, ये होती है उसमें कि एक सिलिकॉन वेफर पे कितने छोटे लेवल तक हम ट्रांजिस्टर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा छोटा होता जाएगा ना, ऑलराइट, तो उस पे हम उतने ही ट्रांजिस्टर ज़्यादा प्लेस कर सकते हैं। तो बेसिक पर्पस यही होता है कि मान लो हमें 100 ट्रांजिस्टर प्लेस करने हैं। अब वो 1 सेंटीमीटर पे भी हो सकते हैं, 1 नैनोमीटर पे भी हो जाते हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम उसको और छोटा करते रहें ताकि उसकी पावर एफिशिएंसी बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि अगर वो छोटा हो गया, अब एसी एरिया में ही उतने ट्रांजिस्टर आ रहे हैं, तो हमारे पास बाकी स्पेस एक्स्ट्रा बच गई। उस डिवाइस पर हम और एक्स्ट्रा ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। इसी को ही बोलते हैं मूरेस लॉ। ठीक है, वो क्या बोलता है मूरेस लॉ, कि जो ट्रांजिस्टर्स और सेमीकंडक्टर्स हैं उसमें हमारे जो चिप्स हैं उस पे जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं दैट विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। या एक उसने लिमिट बताई थी कि इस रेट पर वो ग्रो करते हैं। अब उसकी डिटेल में जाकर समझने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज नॉट एन इंजीनियरिंग क्लास। ठीक है, तो ये बात याद रखना। आप जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देखो, एएसएमएल नीदरलैंड में बैठकर बना रही है सेमीकंडक्टर की मशीन, सबसे एडवांस मशीन, जो सबसे अच्छी, सबसे लेटेस्ट जनरेशन की है। अब वो मशीन कहाँ कहाँ पर जा रही है? टीएसएमसी की फैब लैब्स में, उसके अलावा यूएस के पास इंटेल एक्सेट्रा में। ठीक है, तो अब यूएस क्या कर रहा है? अगर वो टीएसएमसी को कभी कंट्रोल ना कर पाए, तो वो क्या कर रहा है? एएसएमएल को कंट्रोल कर रहा है नीदरलैंड्स पर अपने एक्ट्स के थ्रू। इसीलिए वो लेकर आया चिप्स एक्ट। उसने क्या बोला कि एक तो हम डोमेस्टिक चिप्स मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फैब्रिकेशन करेंगे। उसके लिए उसने एएसएमएल से टाई अप भी किया कि भाई हमें भी मशीन दे दो। और उसने ये भी बोला कि उसकी जो भी सारी कंपनीज हैं, वो कोई भी चाइनीज कंपनी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगी। दिस इज द प्राइमरी कंडीशन फॉर ट्रेड विद यूएसए। तो वो चाहे तो एएसएमएल पे भी सैंक्शन लगवा सकता है कि चाइना को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। अभी सबसे लेटेस्ट चल रहा है ईयूवी लिथोग्राफी, एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी। ठीक है, अब लिथोग्राफी में यही होता है कि उस पर इम्प्रिंट कर देते हैं जो हमारे सर्किट का डिज़ाइन या पैटर्न होता है। बस ये मोटा मोटा याद रखना। तो अगर वो कभी पूछे ईयूवी लिथोग्राफी टर्म ऑफन सीन इज यूज्ड इज रिलेटेड टू व्हाट, तो लिख देना वहाँ पे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग या फैब्रिकेशन, उसने दिया होगा ऑप्शन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक इसका जियोपॉलिटिकल गेम जो चल रही है। अब इंडिया का क्या केस है? अगर दुनिया हमारी चल रही है 4 नैनोमीटर 3 नैनोमीटर पे, तो इंडिया में जो हमारी डोमेस्टिक फैब है वो आज भी 250 एनएम या उससे कम कभी शायद लेकर गए थे, अभी 100 एनएम तक ट्राई कर रहे थे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ठीक है, तो ये लेवल चल रहा है। हम उनसे बहुत बहुत पीछे हैं, एटलीस्ट 15-20 साल पीछे है हमारी
फैब्रिकेशन लैब। इसीलिए गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन डिजाइन, टेस्टिंग एंड असेंबली। असेंबली में क्या होता है, ये छोटी छोटी चिप्स पैक कर कर एक पैकेज बन जाता है, ठीक है, जो हमने आईसीज देखी होंगी ना, ये सब असेंबली में आ जाता है, चिप डिज़ाइन टेस्टिंग में आ जाता है, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। अब ये फैब्रिकेशन और इसकी मशीनरी ही इतनी महंगी है, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और उसका साथ में जेस्टेशन पीरियड भी इतना ज़्यादा है। अब मान लो कि इंडिया कल को एक फैक्ट्री खड़ी करे फैब्रिकेशन की, ठीक है, $10 बिलियन लगाकर, 1 लाख करोड़ मान लो एवरेज लगाकर वो फैक्ट्री बनाना है। उस फैक्ट्री को बनने में कितनी देर लगेगी इंडिया में, तुम्हें क्या लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम चलो 3 साल भी मान लेते हैं, 3 साल भी लग गए। फिर उसके बाद वो मशीन एएसएमएल से लाएगा, टीएसएमसी से पार्टनरशिप करेगा, ठीक है, फिर x86 इंटेल, अब ये बताता हूँ क्या होता है, एआरएम इनसे राइट्स लेगा, फिर बनाएगा। तो 3 साल के बाद, 4 साल के बाद वो चीज़ बनकर रेडी होगी, और तब तक ऑलरेडी ये एग्जिस्टिंग लैब्स हैं, ये 1 नैनोमीटर से भी कम पे या पता नहीं कौन से लेवल पे पहुंच चुकी होंगी। तो वो जनरेशन गैप ही इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा दैट वी विल नॉट बी एबल टू कवर अप, और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उस पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा ही नहीं। इसीलिए तो कोई भी बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना ही नहीं चाह रहा फैब्रिकेशन में, क्योंकि जेस्टेशन पीरियड बड़ा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ठीक है, और एएसएमएल से भी मशीन मिलना कोई इतना आसान नहीं है। अब क्या हो रहा है, टाटा पहला कमर्शियल फैब्रिकेशन प्लांट बना रहा है अलॉन्ग विथ ताइवानीज, ताइवान की ही एक और कंपनी है पीएसएमसी। इट इज नॉट टीएसएमसी, बस पीएसएमसी, बस इसका वो पूछेगा नहीं कुछ ज्यादा, बस ये देख लेना एक बार, ऐसे ही है ये। फिर क्या है, रिस्क एआरएम और x86। अब एक होता है प्रोसेसर हमें बनाना है, तो उसको हमें एक कोडिंग करेंगे, ठीक है, उसका एक आर्किटेक्चर होगा, हर प्रोसेसर का एक आर्किटेक्चर होता है जिसपे वो काम करता है। तो देयर आर मल्टीपल आर्किटेक्चर्स। एक होता है एआरएम, एडवांस रिस्क मशीन्स, ठीक है, फिर x86 ये है इंटेल का, फिर आता है एक ओपन सोर्स रिस्क रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। अब इन दोनों पर एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, इसकी अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो वी नीड दोज राइट्स, एंड दिस इज ओपन सोर्स, तो कोई भी बना सकता है। इसीलिए अभी हमारा ज़्यादा फोकस है रिस्क पे, ठीक है, ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। इसमें किसकी मोनोपोली है सबसे ज़्यादा? इंटेल, एनवीडिया और एएमडी, ठीक है। अब उसके अलावा एप्पल की भी आ गई है, जो एप्पल की नई एम सीरीज वाली चिप्स आई हैं, एप्पल सिलिकॉन, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारी मेन सेमीकंडक्टर के बारे में। तो सेमीकंडक्टर क्या है, ऑन एंड ऑफ स्टेज में रह सकता है, कंडक्ट भी कर सकता है, इंसुलेटर की तरह भी काम कर सकता है। उसके अलावा चिप्स हमने पढ़ लिया क्या होती है, सबसे कॉमनली हम सिलिकॉन जर्मेनियम यूज़ करते हैं। अब उसके अलावा ना इसको डोपिंग करते हैं, तो ये वर्ड भी याद रखना, डोपिंग, जब उसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती हैं। इम्प्योरिटीज़ 2 टाइप की हैं, एन टाइप, पी टाइप, ठीक है, बस ये याद रखना है, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। डोपिंग, लिथोग्राफी, फैब्रिकेशन, ये सारी चीज़ अगर वो डायरेक्टली पूछेगा कि किससे रिलेटेड है, तो तुम्हें पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर से। ऑलराइट, अब ये बेसिक था हमारा एसेंस इस टॉपिक की। तो अब हमें ये सोचना है कि ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और गवर्नमेंट क्यों इस पर इतना इन्वेस्ट कर रही है। देख लिया, क्योंकि अभी जो हमारी नई टेक्नोलॉजी है, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वो सब किससे ड्रिवन है? एआई, आईओटी, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, 5G, और सब चीज़ों का बेस कौन बना रहा है? सेमीकंडक्टर। इसीलिए अगर किसी भी कंट्री की, स्पेशली अगर चाइना हमारे एडवर्सरी की मोनोपोली हो गई, तो क्या होगा, हम खाली चाइना पर डिपेंडेंट रहेंगे अपनी चिप्स के लिए। इन केस ऑफ वॉर या इन केस ऑफ एनी अदर इंसिडेंट, तो चाइना हमें पूरी सप्लाई चेन से कट ऑफ कर सकता है। भी सबसे बड़ा इशू यही है कि वी आर रिलायंट ऑन ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, चाइना फॉर द इम्पोर्ट ऑफ आवर चिप्स। तो ये जो भी सारे ब्रांड इंडिया में बना रहे हैं, वो कैसे बना रहे हैं? वो सब इम्पोर्ट करके बस असेंबल ही कर रहे हैं, इंडिया में चिप्स विप्स नहीं बना रहे, ठीक है। बाहर से
क्या लाए? माइक्रोचिप्स लेकर आ गए, पैकेज ले आए, इंडिया में लाकर सोल्डरिंग कर कर चिपका दिया और बना दिया, और बना दिया ऊपर लिख दिया मेड इन इंडिया, बट दिस इज नॉट मेड इन इंडिया, दिस इज असेंबल्ड इन इंडिया। माइक्रोचिप्स जो है वो बाहर से ही आ रही हैं। ऑलराइट, तो सबसे बड़ा इशू यही है कि देयर इज वी शुड इंश्योर कि हमारी आत्मनिर्भरता के लिए, ठीक है, हमें वी हैव टू इंश्योर कि वी हैव आवर इंडिपेंडेंट फैब्रिकेशन। इसी के लिए ही गवर्नमेंट हैज ब्रॉट सर्टेन इनिशिएटिव्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आईएसएम, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ठीक है। और उसके अलावा पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसमें यही है कि गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी प्राइवेट सेक्टर को कि आओ इन्वेस्टमेंट करो, आधे पैसे तुम लगाओ, कुछ पैसे हम लगाते हैं। फिर रिस्क 5 मिशन में भी बताया था, ठीक है, यही सब मेन चीज़ है। अब हमारा प्रेजेंट स्टेटस है असेंबली और टेस्टिंग पे, जैसे अभी मैंने बताया था, एंड वी हैव टू फोकस ऑन फैब्रिकेशन इन फ्यूचर, अगर हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपनी बचा कर रखनी है। ऑलराइट, फिर उसके बाद क्या है, सिग्निफिकेंस देख ली। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि सप्लाई चेन डोमिनेट कर सकता है कोई भी, अगर किसी के पास एक्सेस हो गई तभी। यूएसए को अगर चाइना को ताइवान मिल गया, टीएसएमसी मिल गया, तो इट विल बी एबल टू रिस्ट्रिक्ट यूएसए की ग्रोथ, ठीक है। उसके अलावा जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, इट इज़ अ मेजर ड्राइवर फॉर इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट्स, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट से ही तो कमाई हो रही है। उसके अलावा जॉब्स देख लिया, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ऐसी ही एक बुक लिखी थी चिप फॉर प्रेस मिलर ने, जिसमें ये बताया था कि हाउ सेमीकंडक्टर या फिर चिप्स आर शेपिंग द ग्रेट पावर राइवलरीज, सो इट हैज बिकम अ न्यू फॉल्ट लाइन। पहले क्या हमारी फॉल्ट लाइन हुआ करती थी? पहले फॉल्ट लाइन हुआ करती थी ऑयल, गैस, इंटरनेट, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्लाइमेट चेंज एटसेट्रा एटसेट्रा। अब क्या बन गया है? सेमीकंडक्टर। यूएसए चाहता ही नहीं कि चाइना को लेटेस्ट सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी मिले, तभी तो सबसे पहले बैन हुआ, क्या हुआ अभी, रिस्ट्रिक्शन ही लगा दिए उस पे। ऑलराइट, फिर अब मान लो इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, मैंने तुम्हें बता दिया ऑलरेडी। वैसे क्या क्वेश्चन पूछेगा? डिस्कस स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप एंड एनालाइज द स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ की प्लेयर। पहले पार्ट में हम बता देंगे स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, यही पॉइंट्स लिखकर। फिर इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं, ये स्टेप्स लिए हैं, तो सिंपल इसका आंसर बन जाएगा। ऑलराइट, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? बायो ई3। अब ये बायो ई3 क्या है, खुद ही सोच लो। ई3 में 3 ई दिए हैं उसने, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट, और बी से बायोटेक्नोलॉजी। तो दिस इज नथिंग बट बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो एक नई पॉलिसी लेकर आई है गवर्नमेंट बायोटेक्नोलॉजी के लिए, टू प्रमोट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब उसका पर्पस यही है, क्या चाहते हैं वो, कि जैसे आईटी इंडस्ट्री ने रेवोल्यूशनाइज किया था, वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी को भी रेवोल्यूशनाइज कर दो और इंडिया को हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग का हब बना दो। ऑलराइट, तो इसने क्या किया है, इट विल प्राइमरीली इट विल बी फोकसिंग ऑन सर्टेन स्ट्रैटेजिक या फिर थीमेटिक सेक्टर्स जो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं। ऑलराइट, अब उसमें क्या क्या है, बायो से क्या क्या बनेगा, बायोपॉलीमर, बायो एंजाइम्स, प्रोटीन्स, फ्रूट्स। अभी आगे डिटेल में समझेंगे कि कैसे इसका यूज होता है। एग्रीकल्चर में हो सकता है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, मरीन एंड स्पेस रिसर्च। तो ये कुछ प्रायोरिटीज उसने आइडेंटिफाई की हैं। अब इनको डिटेल में जाकर रटने की जरूरत नहीं है, वो ये नहीं पूछेगा कि उसकी 3 प्रायोरिटीज बताओ, क्योंकि इतनी सारी हैं, वो नहीं पूछेगा ऐसा डिटेल में, ठीक है। बस तुम्हें मोटा मोटा याद रखना है कि उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, गवर्नमेंट का फोकस क्या है। ऑलराइट, फिर उसके बाद क्या किया उसने, 3 स्कीम्स ऑफ साइंस मिनिस्ट्री इनटू वन कॉल्ड विज्ञान धारा। 3 स्कीमों को मिलाकर एक विज्ञान धारा बना दी उसने,
उसका फोकस यही है, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर अब ये बायोटेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन किधर आ सकता है? GS3 में हमारा स्पेसिफिक टॉपिक क्या है? अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब हमें सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो तुम, बायो E3 पढ़ रहे हो, तो पहले ये तो समझो कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ living organism, cells and biological systems to develop products and technologies that improve human life। इस डेफिनेशन को रट के रख लो अपने पास कि it is the use of living organisms, cells and biological systems to develop products and technologies that improve human life। ये GS3 में कभी भी बायोटेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आएगा तो ये वहां पर तुम्हें डेफिनेशन लिखनी होगी। ठीक है, तो फिर वो बायोलॉजी को इंजीनियरिंग से एटसेट्रा एटसेट्रा इंटीग्रेट कर देता है और मल्टीपल फील्ड में उसकी एप्लीकेशन है, जो भी हम आगे देखेंगे। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या-क्या हो सकती है? क्रिस्पर सबने पढ़ा है, क्या है क्रिस्पर? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो वही मॉलिक्यूलर सिज़र की तरह काटा-पीटी कर वापस जीन इधर जोड़ो, उधर जोड़ो और एक नई चीज़ बना दो। तो यही करता है क्रिस्पर। जीन एडिटिंग, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? बायोफार्मा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी बायोटेक्नोलॉजी। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि क्या पूछ सकता है बायोटेक्नोलॉजी से। एक तो वो डायरेक्टली ये सब चीज़ पूछ सकता है, क्रिस्पर का पूछ सकता है, जीन एडिटिंग का पूछ सकता है। उसके अलावा वो ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी पे ही पूरा मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस बताओ, इंडिया की क्या प्रोग्रेस है उस पे वो बताओ। तो देखते हैं। अब हमने डेफिनेशन तो रट ली इसकी, living organisms, cells and systems to develop product and technologies to improve human life। Organisms, cells, systems to develop products and technologies that improve human life। ठीक है, अब एप्लीकेशन सोचो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। कॉमन सेंस लगाओ, मेडिकल में है, बायोटेक्नोलॉजी तो बायोलॉजी में तो ऑब्वियसली देखा ही हमने, क्रिस्पर है, जीन थेरेपी है। फिर वैक्सीन डेवलपमेंट में यूज हो रहा है। अब यहाँ तुम ऐसे पॉइंट्स लिखोगे ना कि फॉर डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, तो फॉर एग्जाम्पल लिख कर आओ। फॉर एग्जाम्पल मान लो लिखा तुमने वहां पे कोविशील्ड, ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे लिख दो। स्पुतनिक, 2-3 वैक्सीन के नाम ऐसे ही लिख दो कि हाँ इसमें यूज हो रहा था, यूज किया उन्होंने ट्रायल्स में, किया ही होगा। फिर जीन थेरेपी में, उसके बाद प्रिसीजन मेडिसिन में। अब एग्रीकल्चर में कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ बायोटेक्नोलॉजी यूज हो रही है? सबने सुना है GM मस्टर्ड, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, तो उसमें यूज हो रहा है। उसके अलावा BT ब्रिंजल एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब भी उसका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर हम मॉडिफाई कर रहे हैं तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और जीन्स एडिटिंग में भी वो आ जाता है। फिर एनवायरनमेंट में हम कहाँ यूज कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी को? कुछ बायोमोलिक्यूल्स एक्सेट्रा हम यूज करते हैं, क्लीन अप पॉल्यूटेंट्स यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको क्या बोलते हैं हम? बायो रेमिडिएशन। सो दिस इज हाउ इट इज ऑल्सो यूज इन एनवायरनमेंट। अब इसके अलावा और क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं? इसको सोचने के लिए ना अपना सिलेबस खोल कर देखो, पढ़ो उसको कि कहाँ-कहाँ पर वो यूज़ हो सकता है। व्हाट यू हैव टू डू इज़ कमेंट्स में मुझे बताओ। 3-4 एप्लीकेशंस मैंने दे दी, वैक्सीन में, जीन थेरेपी में, फिर GM क्रॉप्स, पॉल्यूटेंट्स। अब तुम्हें ये 3 एग्ज़ाम्पल्स मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ और कहाँ-कहाँ पर यूज़ हो रहा है। सिलेबस खोलो अब। चलो मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ। हेल्थ, मैलनरिशमेंट, मैलन्यूट्रिशन, इन सब के सॉल्यूशन के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। कैसे हो रही है? टेल मी। तो ये 3 पॉइंट्स तुम्हें लिखने ही हैं। 3 एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए, एप्लीकेशंस चाहिए कमेंट्स में। दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट। नहीं करोगे तो कभी समझ में नहीं आ पाएगा ये टॉपिक, ठीक है? एफर्ट डालो थोड़ा-सा, पढ़ो उसको, समझो। फिर इंडिया ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी बनाई, बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स, इंक्यूबेटर्स बना दिया और नेशनल बायोफार्मा, जैसे सेमीकंडक्टर के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, वैसे नेशनल बायोफार्मा मिशन एटसेट्रा चलाए हुए हैं। अब जो हमारी पॉलिसी है, बायो E3 पॉलिसी, उसको डिटेल में समझते हैं। ऑलराइट, तो बायो E3 पॉलिसी का वही पर्पस है कि हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग करनी है, फोकसिंग ऑन इनोवेशन
सस्टेनेबिलिटी एंड जॉब क्रिएशन। E3 इकोनॉमी से हो गई हमारी जॉब्स, इन्वायरमेंट से हो गई हमारी सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। उसके अलावा इनोवेशन। तो वही जो तीन है, E3, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट, इसी पे ही फोकस है। फिर की फीचर्स क्या है? इनोवेशन ड्रिवन, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस रहेगा। स्ट्रैटेजिक एरिया कुछ आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे स्मार्ट प्रोटीन्स, क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर, बायोपॉलीमर्स। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें हमारी बायो फाउंड्रीज। वो कुछ स्पेशल हब्स और बायो फाउंड्रीज बनाएगा, जहां पर फोकस रहेगा R&D, AI एटसेट्रा यूज कर कर पूरी प्रोसेस के थ्रू हम बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज करें, ठीक है। तो उसमें पूरा एंड टू एंड चलेगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, फ्रॉम डिजाइन डेवलपमेंट एवरीथिंग विल बी टेकन केयर। पूरा हब ही बना दिया उसके लिए, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ग्रीन ग्रोथ में हमने बायो इकोनॉमिक मॉडल्स टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाइक नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी। तो कार्बन इकोनॉमी, नेट जीरो, उस सब के लिए भी विल बी यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। तो क्या क्या हमारा प्राइमरी फोकस था? इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी। उसके अंदर क्या सब कैटेगराइजेशन होगी, क्या क्या चीज यूज कर रहा है वो? बायो फाउंड्रीज, ठीक है। फिर बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स, फोकस अपॉन रिसर्च, इनोवेशन एंड R&D। उसके अलावा प्रायोरिटाइजिंग इन्वायरमेंट में ग्रीन ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। बस यही 4 पॉइंट बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। अब उसका क्या फायदा होगा? किस किस को फायदा होगा सोचो। इन्वायरमेंट को फायदा होगा, फिर इकोनॉमी को फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। सिंपल। देखो, बायोटेक्नोलॉजी, मार्केट बढ़ेगी, फिर मार्केट बढ़ेगी तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होगा? कम होगा या बढ़ेगा? सोचो। अब ऐसे ही तुम सोचना सीखो, इंटरलिंकिंग करनी सीखो। फिर एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ऑलराइट, अब फोकस एरियाज क्या थे हमारे? फोकस एरिया ये थे, स्मार्ट प्रोटीन्स, फंक्शनल फूड्स। अभी भी सोच लो। अब याद आ गया मैल न्यूट्रिशन वाला? इसमें हो सकती है एप्लीकेशन फोर्टिफाइड फूड्स में, ठीक है। फिर बायोकेमिकल्स, पॉलीमर्स, एंजाइम, प्रिसीजन बायोथेरेपेटिक्स, क्लाइमेट रेजिलिएंट, कार्बन कैप्चर और मेरीन एंड स्पेस रिसर्च। इसी से रिलेटेड एप्लीकेशन सोच लेना। तो ये है हमारी बेसिक बायो E3 पॉलिसी। फोकस है हमारा बायोटेक्नोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी। और इस चीज पे कौन ड्राइव कर रहा है इसको? बायो मैन्युफैक्चरिंग हब, बायो फाउंड्रीज, इनोवेशन। बस रट लिया, अब इसके अलावा इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हो गया ये। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या हुआ है? इंडिया यूएसए, क्या किया है इंडिया यूएसए ने? दे हैव साइंड अ सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, सोसा। सोसा, ठीक है। तो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, सोसा। सोसा ऑफन सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? मान लो ये MCQ क्वेश्चन आ गया इस बार प्रीलिम्स में, तो क्या? यूएस, यूके, रशिया, इजराइल। क्या आंसर हो गया? यूएस। सोसा, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट एंड मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट रिगार्डिंग द असाइनमेंट ऑफ लियासन ऑफिसर्स। तो ये तो सिंपल कॉमन सेंस है, ठीक है। अब सोसा का पर्पस क्या है? सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट मतलब, सोचो क्या हो सकता है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई? मतलब जो सप्लाई चेन है उसमें जो चीजें चाहिए उनकी सिक्योरिटी बनाए रखना, उसमें डिसरप्शन ना हो, यही पर्पस होगा, ठीक है। तो क्या है देखते हैं। इंडिया will provide reciprocal priority support to each other for goods and services that promote national defense. It will enable both countries to acquire industrial resources they need from one another to resolve unanticipated supply chain disruptions to meet national security needs. अभी पीछे हमने क्या पढ़ा था? सेमीकंडक्टर। वो भी सप्लाई चेन के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज हो सकती है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट चीज हो सकती है। तो हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे कि हमें सेमीकंडक्टर की सप्लाई मिलती रहे। तो इसका पर्पस क्या हो गया? इसका पर्पस हो गया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता रहे। अब मान लो कि कल को इंडिया को कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी एक्वायर करनी है यूएसए से, ठीक है, बट इंडिया पे कोई सैंक्शन लगा दे, कोई कंट्री सैंक्शन लगा दे, कुछ हो जाए, ठीक है। तो व्हाट विल दिस हेल्प, कैसे हेल्प करेगा हमारी?
हम यूएसए के थ्रू उसको एक्वायर कर सकेंगे, या फिर यूएसए भी प्रायोरिटाइज करेगा कि हमें वो बेसिक जो रिसोर्स चाहिए, मान लो सेमीकंडक्टर प्लांट ही लगाना है, तो टीएसएमसी की नॉलेज और एएसएमएल की मशीन हमें मिल जाए। तो यही पर्पस रहेगा कि जो भी हमारी सप्लाई चेन में है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, उससे इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज जो हमें चाहिए होंगी, उसकी कमी कभी ना होने दें एक-दूसरे को। इसका पर्पस दोनों को यही फ़ायदा होगा कि इंडिया को टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग करनी है और यूएसए को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है, तो दोनों को हेल्प मिलेगी। इट विल बी एबल टू डू एंड वी विल बी एबल टू रिसीव इट। ठीक है, फिर एमओयू ऑन लाइसेंस ऑफिसर्स क्या है? द असाइनमेंट ऑफ लाइसेंस ऑफिसर इज़ अ डिसीजन टेकन अर्लियर टू इंक्रीज इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। इसका सिंपल पर्पस है क्या? इंफॉर्मेशन शेयरिंग करवाना। ठीक है, लाइसेंस ऑफिसर्स यही करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करवाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब यही उसने समझाया हुआ है बेसिक कि हमारा यही पर्पस था। उसके अलावा हमारे और कौन-कौन से इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है, यूएसए के साथ हमने साइन किए हुए हैं कुछ फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स, जिसमें है हमारा लिमोआ, कॉमकासा, सिस्मोआ, बिका और जीएसओएमआईए। ठीक है? ये सब हैं फाउंडेशनल एग्रीमेंट। तो यूएस अगर किसी भी कंट्री के साथ डिफेंस टाइज़ एस्टेब्लिश करवाता है अपने, ठीक है? तो वो हमेशा इन फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स पे फ़ोकस करता है। इसके बिना डिफेंस टाइज़ उसके पूरे नहीं हो सकते। ठीक है? और उसके अलावा क्या है? वी आर मेजर डिफेंस पार्टनर्स। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा बेसिक हमारा कोऑपरेशन। इसके अलावा हमने क्या किया हुआ है? इसके साथ हमने आईसीईटी बनाया, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, और इंडेसेक्स बनाया। अब ये सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि पीएसआईआर में तो उसने डायरेक्टली पूछ लिया था, लिमोआ पे शायद, या बेका पे। ठीक है? उसके अलावा क्या-क्या किया है हमने? मेजर डिफेंस पार्टनर तो है ही हम यूएसए के, और डीटीआईआई, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव, ठीक है? और क्या-क्या चीज़ें चलती रहती हैं, उसने अपनी हमें टेक्नोलॉजी दी, और जेट के इंजन दिए हमने उससे, बाकी सी हॉक हेलीकॉप्टर्स लिए, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो अब उन सब की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, कौन से हथियार लिए, कौन से प्लेन लिए, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मेजर फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं, वो याद रखना हमारे यूएसए के साथ कौन से हैं, और जो मेन मोटे-मोटे इनिशिएटिव हैं, जैसे कि आईसीईटी, इंडेसेक्स, इनका नाम याद रखना। और अब नया हमारा कौन-सा आया है? सोसा, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। क्या करेगा ये? इंश्योरिंग इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज मिलती रहे हमें, ताकि टू रिज़ॉल्व अनएंटिसिपेटेड सप्लाई चेन डिसरप्शन, कभी सप्लाई चेन में डिसरप्शन ना आए, इसके लिए हमें रिसोर्सेज मिलती रहे। उसके लिए हम क्या लेकर आए? सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, सोसा। ठीक है, समझ लिया, रट लिया इसको। अब हम जभी भी कोई कंट्री से रिलेटेड न्यूज़ आए ना, हमेशा उसका ध्यान रखना, उसको क्या कैसे कवर करना है। एक तो बेसिक हमने चीज़ पढ़ ली, क्या था, क्या डिटेल थी, फैक्चुअल डिटेल थी। अब उसके बाद जाकर पढ़ो कि उस कंट्री का इंडिया के साथ एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन क्या हैं और एरियाज़ ऑफ कंसर्न क्या हैं। ऑलराइट, अब इंडिया और यूएसए के केस में एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन क्या हैं? एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन क्या हैं इंडिया यूएस के केस में? सबसे इम्पोर्टेंट अभी हमने पढ़ा डिफेंस और सिक्योरिटी में। फाउंडेशनल एग्रीमेंट देख लिए, लिमोआ, कॉमकासा, सिस्मोआ, बेका, और उसके अलावा वी डू मिलिट्री एक्सरसाइज लाइक मालाबार युद्ध अभ्यास, एटसेट्रा, एटसेट्रा। फिर ट्रेड रिलेशंस, बायलैटरल ट्रेड 100 बिलियन क्रॉस कर जाती है, और सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया के केस में। फिर टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन हो रहा है, एनर्जी पार्टनरशिप, सिविल न्यूक्लियर डील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल न्यूक्लियर डील। क्लाइमेट चेंज में वी आर ऑल्सो टुगेदर, वर्किंग टुगेदर। ठीक है, और पीपल टू पीपल टाइज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा डायस्पोरा। तो ये सब है हमारे बेसिक एरियाज ऑफ कोऑपरेशन विद यूएसए। क्या-क्या हो गए? इकोनॉमिक में इन्वेस्टमेंट, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज। फिर
इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजीज दे रहा है हमें आईसीईटी के अंदर, और फिर पीपल टू पीपल टाइज, एजुकेशनल और डायस्पोरा। ऐसे हर कंट्री के वाइज तुम्हें पता होना चाहिए, उसकी एक इंट्रोडक्शन बनाकर रख लो, ये एरियाज ऑफ कॉपरेशन कंसर्न बना लो और उसके कंक्लूजन बनाकर रख लो। अब कोई भी न्यूज़ आए, कोई भी नया एग्रीमेंट हो, कुछ हो, तो उसको इसी के बीच में ऐड ऑन कर लेना अपने नोट्स में। ये एक बार नोट्स बन गए, उसके बाद इसमें ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और इतनी डिटेल में कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है उधर। मेंस में कैसा आएगा भी देखते हैं आगे। एरियाज ऑफ कंसर्न क्या है दोनों के केस में? टैरिफ सबसे बड़ा, जीएसपी से हटा दिया। फिर आईपीआर का, इंडिया को वो बोलता है स्पेशल वॉच लिस्ट में डाला हुआ है इंडिया को। ठीक है, वीजा पॉलिसीज, H1B वीजा का इशू चल रहा है। और चाइना के केस में स्ट्रेटेजिक राइवलरी, कि इंडिया को अलायंस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। यूएस को क्या चाहता है? चाहता है कि इंडिया बैलेंस करे चाइना को। ठीक है, कैसे? वो अपनी पॉलिसी कर रहा है ऑफशोर बैलेंसिंग और बक पासिंग। बट और वो चाहता है कि उस इंडिया अलायंस में आ जाए, बट इंडिया क्या है? इंडिया वांट्स टू इंश्योर इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, एंड इंडिया ने बोला है वी विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ एनी अलायंस, वी कैन कोऑपरेट टू कंटेन चाइना, ठीक है, बट वी विल नेवर एंटर एन अलायंस विद यूएसए और एनी अदर कंट्री। दिस इज इंडिया स्टैंड। बेसिक डिफेंस टाइज क्या है हमारे? बेसिक डिफेंस टाइज है कि मेजर डिफेंस पार्टनर है हमारा, इसके अलावा हमने कॉर्ड भी बनाया हुआ है इनके साथ। ऑलराइट, फिर डिफेंस परचेजेस, C-130 सुपर हर्क्यूलस, पोसाइडन एटसेट्रा एटसेट्रा। इंडो पैसिफिक में भी हमारा स्पेशल कॉपरेशन है टू काउंटर चाइनाज असर्टिवनेस। तो ये हो गया हमारे बेसिक डिफेंस टाइज, एरियाज ऑफ कॉपरेशन और एरियाज ऑफ कंसर्न। ऐसे ही तुम एक पेज पे हर कंट्री का बना के रख लो, इससे ज्यादा तुम्हें क्या नोट चाहिए आईआर के। ऑलराइट, अब देखो पीवाईक्यू उसने क्या क्या पूछे हैं। उसने क्या पूछा है सबसे पहले? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो यूएस डिफेंस डील्स ओवर इंडो रशियन डिफेंस डील्स? तो जो इंडिया यूएस डिफेंस डील है उनका क्या फायदा है इंडिया रशियन डिफेंस डील से? डिस्कस विद रेफरेंस टू स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। एक क्वेश्चन उसने ये पूछा। फिर क्या पूछा? इंडियन डायस्पोरा हैज अ डिसीसिव रोल टू प्ले इन द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज, हाउ विल I2U2 ग्रुपिंग ट्रांसफॉर्म इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स? तो ये इंटरलिंक कर कर क्वेश्चन पूछ रहा है, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, डायस्पोरा पॉलिटिक्स इकोनॉमी में तुम्हें एड्रेस कर कर बताना होगा कि पॉलिटिक्स के केस में ये है, इकोनॉमी के केस में ये है। बता दो उधर कैसे, जो वहां पर कौन है? सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट, फिर सुंदर पिचाई एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो सब एडवोकेट भी कर रहे हैं इंडिया के इंटरेस्ट, इकोनॉमिक पार्टनरशिप को आगे लेकर जा रहे हैं। ऑलराइट, ऐसे ही पॉलिटिक्स में क्या हुआ? सिविल न्यूक्लियर जो डील हुई थी उसमें इंडियन डायस्पोरा प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। यही बेसिक उसमें तुम्हें लिखना है। अब जो पहला क्वेश्चन है ये तुम्हें स्ट्रक्चर कर कर बताना है। इसको स्ट्रक्चर करो, आंसर को ब्रेनस्टॉर्म करो और स्ट्रक्चर करो क्या इसका आंसर बनेगा। अब तुम्हारा दो होमवर्क हो गए। पहला होमवर्क क्या हो गया? व्हाट यू हैव टू डू इज बायोटेक्नोलॉजी की 3 एप्लीकेशन विद एग्जांपल्स बतानी है और इस आंसर को स्ट्रक्चर करना है। इस क्वेश्चन को स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पैसिफिक आइलैंड फोरम्स। अब ऐसे जो फोरम्स और वो होते हैं वो कभी कभी ना पूछ लेता है न्यूज़ में। ठीक है, न्यूज़ में जो रहते हैं वो कभी कभी पूछ लेता है प्रीलिम्स में कि इसका क्या था, क्या सिग्निफिकेंस थी, क्या हमारे उसके साथ टाइज हैं, या कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अब ये कोई हर सारे जो भी हैं वो सब याद रखना इज इम्पॉसिबल। अब जैसे मैंने पहले बताया था, वो क्या पूछा था उसने? वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। अब वो कहाँ पढ़ा और कौन सी मैगजीन में पढ़ा किसी को भी नहीं पता। तो जो कॉमन है एटलीस्ट, जैसे आसियान, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, ये हो गया, फिर फोरम ऑफ इंडो पैसिफिक हो गया, फिपिक हो गया, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। जो ऐसे बेसिक है ना, एक बार उनको गो थ्रू कर लेना जरूर, प्रीलिम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं।
इनका हेडक्वार्टर की तरह वो देख लेना और इनका जनरल पर्पस क्या है वो देख लेना। तो प्रीलिम्स में इसका क्वेश्चन आने के चांस रह सकते हैं, बट अगेन इसको प्रिडिक्ट कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट कि वो कौन सा पूछेगा, क्योंकि तुम पढ़ के जाओगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो पूछ लेगा वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखना जरूरी है इसको, बट एट द सेम टाइम इसमें फिर किस्मत की बात है कि वो क्या पूछता है, बट वी कैन नॉट इग्नोर इट। जो मेन मेन है एटलीस्ट उनको कवर अप कर लेना, मेन मेन ज्यादा नहीं है, 10-15 ही है। अब क्या हुआ है, पैसिफिक आइलैंड फोरम में उनकी एनुअल मीटिंग हुई है 26 अगस्त को टोंगा में। ठीक है, तो अब ये है क्या, पैसिफिक आइलैंड इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली फोरम है, पैसिफिक आइलैंड के देश हैं तो इंटर गवर्नमेंटल ही होगा। 18 मेंबर स्टेट्स हैं और पैसिफिक रीजन के हैं, कॉमन सेंस पैसिफिक का है तो उसी के होंगे। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आर अमंग द वेल्थिएस्ट एंड लार्जेस्ट कंट्रीज। अदर मेंबर्स हो गए ये। अब वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला तो ये पूछ लेगा कि पैसिफिक आइलैंड फोरम, मान लो एक गलत स्टेटमेंट दे देगा, इज एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। फिर क्या दे देगा, चाइना एंड यूएसए आर वर द फाउंडिंग मेंबर्स या फिर आर द पार्ट ऑफ फोरम। क्या होगा, ये दोनों ही स्टेटमेंट ऐसी गलत हो जाएंगी। क्यों, वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन का एजेंसी नहीं है, यूएन का पार्ट नहीं है, और चाइना और यूएसए दोनों ही इसका पार्ट नहीं है, दे आर जस्ट द डायलॉग पार्टनर। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या आएगी, थर्ड स्टेटमेंट आएगी इंडिया डायलॉग पार्टनर है या नहीं, तो इंडिया भी डायलॉग पार्टनर है, ये याद रखना बस। तो क्या हो गया ये, 18 मेंबर्स पैसिफिक के, इंडिया इज अ डायलॉग पार्टनर। ऑलराइट, समझ गए। अब उसका पर्पस क्या है, फोरम है, यही पर्पस होगा क्या, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, पीस, स्टेबिलिटी इन द रीजन, बस इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, पॉलिटिकल गवर्नेंस, सिक्योरिटी। अब इसको डिटेल में मत पढ़ना, क्या उसका पर्पस है क्या नहीं है, बस ये मोटी मोटी चीज याद रख लो, इकोनॉमी में ही है, पॉलिटिकल गवर्नेंस, सिक्योरिटी। फिर उसके बाद वो कुछ मीटिंग होगी तो कुछ बात तो करेंगे ही, गप्पे लड़ाएंगे उधर। तो वो क्या किया इस बार, इस बार उनका फोकस किस पर था, उस बार उनका फोकस था क्लाइमेट चेंज पे और चाइना यूएस टसल पर। क्लाइमेट चेंज पे उसका फोकस क्यों था, क्योंकि कॉमन सेंस है, पैसिफिक आइलैंड नेशंस है, स्मॉल आइलैंड नेशंस है, क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इन्हीं पर ही पड़ रहा है, तो आइलैंड नेशंस है, इसीलिए दे वर कमिंग टुगेदर। तो ऑलरेडी फोरम बना हुआ है, तो बैठकर उधर चाय पर चर्चा कर लेते हैं कैसे इसको सुलझाना है क्लाइमेट चेंज को। ठीक है, ऐसे ही अभी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की भी एक रिपोर्ट आई थी, उसने यही बोला था कि सी लेवल राइज की वजह से दे आर अंडर थ्रेट, ओशन वार्मिंग एंड एसिडिफिकेशन हो रही है। और एंटोनियो ग्यूटेरस ने तो ये भी बोल दिया था कि आई एम इन टोंगा टू इशू अ ग्लोबल एसओएस। एसओएस का मतलब सेव अवर सीज, तो ये उसने वहां पर जुमला दिया था। अब इस जुमले को तुम्हें कैसे यूज करना है, वो यूपीएससी ये नहीं पूछेगा वहां पे कि एसओएस का मतलब क्या है, सेव अवर सोल, सेव अवर सीज, ये नहीं पूछेगा वो। बट तुम्हें ये चीज, ये एनिक्डोट कैसे यूज करना है, तुम इसको एस्से की स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो। ठीक है, कि एंटोनियो ग्यूटेरस ने इशू किया है एसओएस, सेव अवर सीज, द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज हैज बीन seen in the form of ocean warming, acidification, Pacific islands are worst affected। वो सब अपनी आइलैंड कैपिटल भी शिफ्ट कर ली थी कुछ ने। तो ये तुम ऐसे में एग्जाम्पल यूज कर सकते हो, बाकी अपने जीएस के आंसर में भी इसको एज एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हो। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट अगर पूछा, क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो पैसिफिक आइलैंड देश डूब रहे हैं। ठीक है, रिसेंटली हैज सीन, डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट के बाद एसओएस सेव अवर सीज वाज इशूड बाय एंटोनियो गुटेरस। ऑलराइट, फिर चाइना यूएस की टसल, यूएस उसको अपने अम्ब्रेला के अंडर लेना चाहता है और चाइना चाहता है कि उसके अंडर रहे, दोनों अपनी हेजिमनी मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, अब यूएस ने तो, चाइना ने क्या किया था, सोलोमन आइलैंड के साथ सिक्योरिटी एंड पॉलिसिंग अरेंजमेंट, वहां पर उसने अपनी रडार मशीनें लगा दी, स्कैनिंग करते रहेंगे कौन सी शिप जा रही है, कौन सी सबमरीन जा रही है, सब पता चलता रहेगा। तो फिर किसको दिक्कत होगी, सबसे बड़ी दिक्कत होगी यूएसए को और ऑस्ट्रेलिया को। क्यों, ऑकस। ठीक है, सबमरीन बनवा रहा है नेवल, कौन बनवा रहा है, यूएस।
तो चाइना को अब उधर से सारी खबर मिलती रहेगी कि क्या हो रहा है, इसीलिए उनके टाइज कैसे बैलेंस करने हैं, यही पर्पस है। तो बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है। ऐसा डिटेल में इस पे क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस हैं। आएगा तो यही आएगा कि इसके कुछ फीचर्स पूछ लेगा, कब बना था ये पूछ सकता है, ठीक है? पूछ सकता है कि इंडिया इसका मेंबर है या नहीं, यूएस चाइना मेंबर है या नहीं, और यूएन की एजेंसी है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन वो बनाकर पूछ सकता है इससे। अब ऐसा उसने क्या पूछा है, एक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का पूछा है उसने। क्या है ये? इट इज अ स्ट्रैटेजिक अलायंस। ट्रांस पैसिफिक कोई स्ट्रैटेजिक अलायंस है? चाइना रशिया मेंबर है या नहीं? व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? ये हो गया तुम्हारा थर्ड होमवर्क। इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में। तो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस 3 ये बतानी है तुम्हें, इसका आंसर बताना है और पीछे वाले क्वेश्चन का स्ट्रक्चर करना है। ऐसे तुम्हें देखना है कि करंट अफेयर्स कैसे अप्लाई करने हैं, कैसे यूज करने हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? सिंपल है नेक्स्ट टॉपिक, बिल्कुल ये फैक्चुअल ही है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ठीक है? क्या है? आईएनएस अग्रिहात आई है हमारी नई सबमरीन। सेकेंड है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। इससे पहले कौन थी? आईएनएस अरिहंत, ठीक है? तो अब इसमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है? कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे हमारा न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट है, पहले ही कंप्लीट था। तो क्या था हमारा न्यूक्लियर ट्रायड का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होता है कि ज़मीन, आसमान और समुद्र, तीनों जगह से हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, ठीक है? हम डिफेंस के लिए भी, ऑफेंस के लिए भी न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता रखते हैं। लैंड, एयर एंड सी। और पूरे वर्ल्ड में खाली यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस ही हैं जो ऐसा कर सकते हैं। इनफैक्ट शायद यूके भी होगा, आई एम नॉट श्योर इसमें मेंशन क्यों नहीं है, तो देख लेना। बट इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ कंट्रीज विद न्यूक्लियर ट्रायड। सबमरीन से, पानी समुंदर से, आसमान से, और कहाँ से? लैंड से। अब उसके लिए हम कैसे हैं? अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल्स है हमारी, सुखोई से भी कर सकते हैं, एयर लॉन्च्ड और सी बेस्ड थ्रू सबमरीन्स, ठीक है? तो बस यही है। अब इसमें हम डिटेल में नहीं जाकर देखेंगे कि उसकी रेंज कितनी है, 750 किलोमीटर है। सबमरीन के 15 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स वो कर सकता है। अब उसकी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? वो नहीं पूछेगा वहाँ की उसकी रेंज क्या है, 750 किलोमीटर है या कितनी रेंज है। बस यही कॉमन है। अब इसके अलावा क्या है? न्यूक्लियर ट्रायड की बात हो रही है तो हमेशा देख लेना कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी हमेशा एडवोकेट कर रही है नो फर्स्ट यूज, ठीक है? फिर नो फर्स्ट यूज क्या बोलती है? दैट हम पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, हाउएवर इन केस ऑफ अटैक या बायोलॉजिकल अटैक भी हम पे होता है, देन वी विल यूज, और वो फिर विद करेंगे मैक्सिमम रिटेलिएशन के साथ। ऑलराइट, सो यही है हमारी बेसिक नो फर्स्ट चूज। अब नो फर्स्ट चूज से क्या क्वेश्चन बन सकता है? नो फर्स्ट चूज से बन सकता है कि डू यू थिंक कि चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को देखते हुए, और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड्स को देखते हुए, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को देख के, डू यू थिंक कि अब टाइम है हमारी नो फर्स्ट चूज पॉलिसी चेंज करने का? तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेस्ड अपॉन द जियोपॉलिटिकल scenario in South Asia and China's assertiveness in our neighborhood, do you think time has come to change our no first use policy? So this is the question that can be asked, ठीक है? अब इसका आंसर सोच के रखना कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमारी हमें चेंज करनी चाहिए या नहीं चेंज करनी चाहिए। तो दोनों साइड होंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। नेगेटिव क्या होगा? सिक्योरिटी डिलेमा हो जाएगा। फिर आर्म्स रेस हो जाएगी, जो ऑलरेडी पहले ही चल रही थी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पाकिस्तान कहेगा कि हमें इंडिया से अब 1-2 ज़्यादा नहीं, हमें 100 गुना ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स चाहिए। तो इन छोटे से भी केस में क्या हो जाएगा? एक स्मॉल वॉर कैन बी अ स्मॉल इश्यू कैन बी कन्वर्टेड इंटू अ न्यूक्लियर वॉर, क्योंकि पाकिस्तान तो रिलायबल है ही नहीं।
वी आर अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, बट पाकिस्तान जैसे देश पे कौन भरोसा करेगा? ठीक है, बट एट द सेम टाइम हमें क्या चाहिए? क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। इतने हमें स्पेसिफिक वॉरहेड्स मेंटेन करके रखने हैं कि कोई भी कल को चाइना जैसा, पाकिस्तान जैसा आकर हमें धमकी ना देकर चला जाए। ठीक है, इसके लिए हमें क्या है? क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। इतनी डिटरेंस बनाकर रखो कि कोई भी छपरी ज़्यादा खुश होकर हम पे अटैक करने की कोशिश ना करे। तो ये है बेसिक आईएनएस अरिघात नोफोस्यूक न्यूक्लियर ट्राइड। बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा आता है नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक क्या है? पाकिस्तान हैज़ इनवाइटेड पीएम मोदी टू एससीओ मीट इन इस्लामाबाद। अब इसका सबसे ज़्यादा एक तो हो गया पॉलिटिकल इशू चल रहा है कि पीएम मोदी को पाकिस्तान में जाना चाहिए या ना नहीं जाना चाहिए। वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। हमें समझना है एससीओ का क्या मतलब है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया उसकी मेंबर कब बनी, पाकिस्तान उसका मेंबर कब बना, उसके क्या इश्यूज चल रहे हैं, उसने क्या-क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, ठीक है? उसका क्या पर्पस है, कौन-कौन उसमें मेंबर्स हैं। दिस इज व्हाट वी वांट टू नो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम। ऑलराइट, तो लेट अस सी क्या न्यूज़ थी। पाकिस्तान इनवाइटेड पीएम मोदी टू एससीओ का काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग टू बी हेल्ड इन अक्टूबर। ऑलराइट, तो क्या है कि इसकी जो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की मीटिंग होती है वो रोटेट होती रहती है। इंडिया में भी हुई थी, वर्चुअल हुई थी, बट इंडिया के केस में 2023 में। अब एससीओ के आते ही तुम्हारे दिमाग में कुछ कीवर्ड्स आने चाहिए, जैसे शंघाई 5 और रैट्स। रैट्स क्या है? एससीओ वाले रैट्स, चाइना वाले चूहे, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स। अब एससीओ का सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है? बीजिंग। और याद रखना शंघाई में नहीं है। वो ऐसे फंसा सकता है वहाँ। उसने एससीओ पे क्वेश्चन एक स्टेटमेंट दे देगा प्रीलिम्स में, फिर पूछेगा द सेक्रेटेरिएट ऑफ एससीओ इज लोकेटेड इन शंघाई। ठीक है, फिर कुछ अगली स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो तुम्हें क्या बोलना है कि ये इनकरेक्ट है। ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट। शंघाई में उसका सेक्रेटेरिएट नहीं है। एससीओ का सेक्रेटेरिएट है बी फॉर बीजिंग में। चाइना की कैपिटल बीजिंग। तो एससीओ का सेक्रेटेरिएट रट लो, याद रख लो, शंघाई का एससीओ का सेक्रेटेरिएट शंघाई में नहीं है। बस ये स्टेटमेंट याद रखना, एससीओ का सेक्रेटेरिएट शंघाई में नहीं है, बीजिंग में है। फिर जो रैट्स का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ताशकेंत, उज़्बेकिस्तान में। ठीक है, अब इसके मेंबर कौन-कौन से? एट प्रेजेंट उसके 10 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर स्टेट हैं, उसके बाद कुछ ऑब्जर्वर्स हैं, इनवाइटीज हैं, वो सब हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस 10 मोटे-मोटे कौन मेन मेंबर्स हैं उनका नाम याद रखना। और अभी जो सबसे लेटेस्ट मेंबर है वो कौन है? बेलारस आया। ईरान और बेलारस बेलारस आए थे। ठीक है, तो कौन-कौन हो गए? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई में हेडक्वार्टर नहीं है, बीजिंग में। एससीओ, ठीक है, तो कौन हो गया सबसे पहले? चाइना हो गया, फिर रशिया तो आएगा ही, ताशकेंत, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान। यहाँ से कौन-कौन होते हैं? कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ठीक है, फिर तजिकिस्तान और किर्गिस्तान। अब याद रखना इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है। तुर्कमेनिस्तान इज़ नॉट अ मेंबर, बस ये याद रखना। क्यों? क्योंकि उधर शिनजियांग रीजन है ना, उनका तुर्कमेनिस्तान वालों के साथ पंगा चल रहा था। ठीक है, उनकी रेवोल्यूशनरी फोर्सेस थी जो उसको आज़ाद करवाने में लगी हुई थी। तो चाइना का और तुर्कमेनिस्तान का पंगा चलता है, इसीलिए वो उसके मेंबर नहीं है। तो कौन-कौन हो गए? कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान। केयू, केटी, तुर्कमेनिस्तान नहीं है इसमें। और फिर हमारा पाकिस्तान और हमारा इंडिया, साउथ एशिया के ये दोनों हो गए। उसके अलावा रशिया, चाइना, और अब कौन आया लेटेस्ट हमारा साउथ एशिया से? ईरान और फिर बेलारूस। तो ये हैं हमारे मेन मेंबर्स एससीओ के। अब एससीओ कब बना था? एससीओ की शुरुआत हुई थी इन द फॉर्म ऑफ शंघाई 5। इट वाज फॉर्म्ड इन
1996। और कौन-कौन थे इसके फाउंडिंग मेंबर शंघाई 5 के? चाइना, रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। उज़्बेकिस्तान भी पहले नहीं था शंघाई 5 में, ये 5 मेंबर्स थे। तो वो पूछ सकता है कि एससीओ हैज़ इट्स ओरिजिन्स इन शंघाई 5, तो वो स्टेटमेंट होगी ठीक। फिर क्या पूछेगा? तुर्कमेनिस्तान इज़ अ मेंबर ऑफ एससीओ, वो क्या होगी स्टेटमेंट? ठीक? नहीं, वो स्टेटमेंट होगी गलत। फिर क्या पूछेगा? एससीओ का सेक्रेटेरिएट इज़ लोकेटेड इन शंघाई, वो स्टेटमेंट भी ठीक नहीं होगी, वो स्टेटमेंट भी गलत होगी। एससीओ का हेडक्वार्टर शंघाई में नहीं है, बीजिंग में है। ठीक है? अब इसी पर्पस से क्या पर्पस था उसका? मेन पर्पस वही था कि उस रीजन में एक्सट्रीमिज्म को रोकना, फोकस अपॉन रीजनल कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन। यही पर्पस होता है, रीजनल कनेक्टिविटी, कोऑपरेशन, स्टेबिलिटी, ये 3 चीज़ें हर कोई चाहता है। कनेक्टिविटी, पीस, स्टेबिलिटी, कोऑपरेशन। अगर मेंस में कभी आए तुम्हारे पास पॉइंट्स ना हो ना, तो ये 4 पॉइंट्स तो हमेशा लिख कर आ जाना। सबको यही चाहिए ज़िंदगी में, हर देश को यही चाहिए। फिर 2001 में बन गया और उज़्बेकिस्तान को लेकर आ गए। अब उसके क्या कुछ फीचर्स हैं? एक तो ये है कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया है, क्योंकि देखो कितने बड़े-बड़े देश हैं। जब रशिया और चाइना आ गए, इंडिया आ गए, इतने बड़े-बड़े देश, तो वो लार्जेस्ट अपने आप बन गई। और 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, 17% इंडिया की हो गई, बाकी चाइना की हो गई। इतने बड़े-बड़े देश आ गए इसमें। फिर पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा है, ईरान की भी ज़्यादा है। ठीक है? तो 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है इसमें। अब इसके बाद याद रखना एक और इम्पोर्टेंट चीज़, 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है इसमें। रैट्स, सॉरी 4 चीज़ें। शंघाई 5, उसका हेडक्वार्टर्स किधर है? उसके बाद इंडिया एंड पाकिस्तान ऑफिशियली जॉइंड एट अस्ताना समिट। ये रट लेना कि अस्ताना समिट में इंडिया और पाकिस्तान ऑफिशियली जॉइंड एज एससीओ मेंबर्स। और प्रीलिम्स के एमसीक्यू में एक स्टेटमेंट ये दे सकता है। क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं एससीओ ने? रैट्स, फिर कुछ इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं और कल्चरल एक्सचेंजेस हैं और कॉपरेशन है। अब एससीओ की दिक्कत क्या है? एससीओ में इश्यूज क्या है? ये क्वेश्चन उसने 2023 के मेंस में पूछ लिया। क्या पूछा उसने? Virus of conflict is affecting the functioning of SCO. In the light of the above statement, point out the role of India in mitigating the problems. तो यही पूछा कि एससीओ में दिक्कत क्या है भाई, चल क्यों नहीं रहा? वायरस ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है एससीओ में कि कंट्रीज को अपने टाइज बैलेंस करना मुश्किल हो गया। अब तुम इंडिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान को एक साथ एक ही फोरम में लेकर आ जाओगे, तो ऑब्वियसली इट विल बिकम डिफिकल्ट टू मैनेज अवर टाइज। तो सबसे बड़ा इशू यही हो गया कि हमें टाइज कैसे बैलेंस करने हैं। फिर आता है हमारा एड्रेसिंग रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न। रीजनल कंसर्न जैसे कि टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। ठीक है? और फिर पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशन मैनेज करें, इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे उठाएं, इकोनॉमिक बेनिफिट क्यों नहीं उठा पा रहे हम, क्या कंसर्न है? वही चाइना की वजह से। चाइना वहां पर अपना एजेंडा चला रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। ऑलराइट, तो उसको कैसे बायपास कर कर हमें कैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बूस्ट करें, दैट इज बिकमिंग डिफिकल्ट। फिर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना मुश्किल हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि एससीओ का टिल्ट ज़्यादा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ चाइना एंड रशिया, इट वाज गोइंग अगेंस्ट वेस्ट। तो वेस्ट में सबसे पर्टिकुलरली अगेंस्ट यूएस, बट इंडिया को अपने टाइज बैलेंस करने हैं यूएस और रशिया, चाइना के साथ। इसीलिए इट इज़ ऑल्सो बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना। फिर सॉवरेनिटी का इशू, बैलेंस बीआरआई उसकी जो हमारे पीओके से जाती है, ठीक है, हमारे कश्मीर से जाती है, तो एक वो इशू हो गया। क्यों? क्योंकि वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है? और उसके बाद क्या है? बायलैटरल ट्रेड बहुत कम है, इसमें भी चाइना फैक्टर है। तो हर किसी, ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ ही इसका क्या ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस चलता है। चाइना वाले डंपिंग करते रहते हैं, हर कंट्री परेशान है। ठीक है? और जो उनकी इंटरनल ट्रेड है, ओवरऑल ट्रेड भी देखें, दैट इज ऑल्सो वेरी लो। तो इकोनॉमिक कभी कॉपरेशन उस लेवल पे पहुंचा ही नहीं है। ठीक है? तो मोटे मोटे क्या इश्यूज हो गए? अपने टाइज बैलेंस करना, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना, फिर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, हमारी सॉवरेनिटी बचा के रखना और इकोनॉमिक कॉपरेशन।
ये सब हमारी दिक्कतें हैं विद एसईओ। ठीक है? अब ये एक सिक्योर इनिशिएटिव याद रखना, सिक्योर का जुमला याद रखना, ये मोदी जी ने दिया था। सिक्योर का निमोनिक है सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी, यूनिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये ही हमारा विजन शेप करती है टुवर्ड्स एससीओ। हमें क्या-क्या चाहिए? सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी, यूनिटी, sovereignty and territorial integrity or environmental protection. This is what we want from SEO. This was vision of SEO. हमारे मोदी जी ने दिया था, इसको याद कर लेना, रट लेना। SEO का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें ये तुम अच्छी तरह से कंक्लूजन में जरूर लिख कर आना, कंक्लूजन या प्री कंक्लूडिंग पैराग्राफ में। ठीक है, तो हमने भी प्रेसिडेंसी रखी थी भाई इसकी, 2023 में वर्चुअल फॉर्मेट में मीटिंग भी करी थी। अब क्या पूछा था उसने कि इंडिया का क्या रोल हो सकता है इन मिटिगेटिंग दिस प्रॉब्लम। इंडिया का क्या रोल होगा, क्या करेगी? डायलॉग और कोऑपरेशन करवा सकती है, जैसे कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान के लिए, उसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों ही मेंबर थे। फिर कुछ कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स पे फोकस कर सकती है जिसपे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कोऑपरेशन बन सके, जैसे कि अशोकाबाद एग्रीमेंट। ठीक है, तो सिलेक्टिवली कंट्रीज के साथ, और क्योंकि इंडिया के मिडल ईस्ट के साथ भी टाइज अच्छे हैं, यूरोप के साथ भी टाइज अच्छे हैं, तो उसको एक्सपैंड कर कर एससीओ की हेल्प से यूरोप तक ले जाया जा सकता है। जैसे फिर आईएनएसटीसी हो गया, ठीक है, तापी हो गया। तो इन सब चीज़ों में इंडिया कैन टेक द लीड। फिर एंटी टेररिज्म इनिशिएटिव्स, वी कैन आल्सो फोकस अपॉन दैट। ऑलराइट, और कल्चरल एक्सचेंजेस जो हमारी इंडिया की स्ट्रेंथ है, दैट इज अवर सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। ठीक है, एवरीवन रिस्पेक्ट्स इट, सबको अच्छी लगती है ये, तो वी शुड use it, utilize it to pursue our national interest, cultural exchanges and people to people ties। तो यही सब चीजें यूज कर कर we can mitigate the problems। तो यही उसने पूछा था। ऑलराइट, तो ये इसका आंसर सिंपल बन जाएगा। अब उसने एक और प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछा कि इंडिया इनमें से किस किस का मेंबर है, एससीओ, एमटीसीआर, एआईआईबी। तो आंसर क्या है इसका, बताओ, ढूंढो आंसर इसका, क्या है इसका आंसर। दिस इज फॉर यू टू फाइंड आउट। ऑलराइट, तो अब ये टॉपिक हो गया हमारा खत्म। विद दिस वी कम टू एन एंड, हमने सारे टॉपिक खत्म कर लिए। अब इसके अलावा ना हर वीक तो देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे आते हैं जो बिल्कुल प्रीलिम स्पेसिफिक रहते हैं, बिल्कुल फैक्चुअल रहते हैं, दैट यू कैन डू ऑन योर ओन। इसके अलावा तुम्हें अपने लेवल पर एक एक्सरसाइज करनी है आज से, अभी से। जब भी तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, अपने एक नोट्स बनाओ, आइदर डिजिटल या फिर अपने हैंड रिटन। तो ऐसी एक शीट्स ले लो या नोट्स ले लो, हर सिलेबस वाइज हर किसी की एक एक बना लो, GS1, GS2, GS3, GS4। एक एक फोल्डर तुम्हारे पास होना चाहिए ये, जिसमें तुम शीट्स मेंटेन करके रखोगे। उसमें तुम क्या करोगे, उसमें तुम एग्जाम्पल्स ऐड करके रखो, टॉपिक वाइज एग्जाम्पल्स, कुछ रिपोर्ट्स, कोई अच्छी इंट्रोडक्शन मिल रही है, कोई लाइन तुम इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन की तरह यूज कर सकते हो वो। ठीक है, फिर कोट्स, रिपोर्ट्स, डेटा, ये तुम्हें रोज न्यूज़पेपर से फेच करना है। जब भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ये ध्यान में रखना, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये फेच कर कर अपने पास रखो, उसकी लिस्ट बनाओ, उसको रिवाइज करते रहो। ठीक है, या फिर क्या कर रहे हो, अगर तुम ऑनलाइन बना रहे हो तो इजीली कर लो, टॉपिक लिखा, उसके आगे टैग्स लग जाते हैं, टैग लगा दो कि इसको मैं GS1 के इस टॉपिक में यूज कर सकता हूँ, GS2 के फेडरलिज्म में मैं यूज कर सकता हूँ इसको। तो ऐसे टैग्स लगा दो, तो फिर तब तुम ये फेडरलिज्म वाला टैग पे क्लिक करोगे तो उसके नीचे जो भी तुमने एग्जांपल्स अभी तक इकट्ठे किए हैं वो सारे तुम्हें मिल जाएंगे। बाद में जब तुम्हें वैल्यू एडिशन करना होगा ना, तो कंपाइलेशनों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। ठीक है, और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, तुम नेचुरली एग्जाम्पल यूज करना सीखोगे। अब तुम जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये एथिक्स में किधर बैठ रहा है, ओ ये तो इमोशनल इंटेलिजेंस में बैठ सकता है, ये तो प्रॉपर्टी, ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में बैठ सकता है। तुमने आईसीआईसीआई की न्यूज़ पढ़ी, चंदा कोचर की न्यूज़ पढ़ी, तुमने देखा अच्छा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस चल रहा था, तो वो तुमने अपने एग्जाम्पल्स में ऐड कर लिया एथिक्स के, GS4 के। अब जब भी वो क्वेश्चन आया तुमने उसको लिख कर आए।
तो ये काम अभी से स्टार्ट कर दो। ट्रस्ट मी, इतनी ज़्यादा तुम्हारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा देगा ना ये, और दिस इज़ अ वेरी बेसिक एक्सरसाइज। बस पढ़ते हुए शॉर्ट में ही उसको लिखना है। ऐसे डिटेल में 500 लाइन मत लिख देना। 4 या 5 वर्ड में मुद्दे की बात कवर कर कर लिखो बस, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है इसको। ठीक है? सो दीज़ वर द 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे इस वीक में, एंड नेक्स्ट वीक विल बी कमिंग अप अगेन। अब देखो, जैसे ये था ना, ड्रोन्स का केस का आया हुआ था कि हाउ ड्रोन्स आर यूजिंग पंजाब फील्ड। अब इस पे यूपीएससी क्या क्वेश्चन बना सकती है? जीएस 3 में है ना, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, उसमें पूछ सकती है कि कैसे ड्रोन्स यूज हो रहे हैं, नमो ड्रोन दीदी स्कीम क्या है। तो ये सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। जब ऐसे न्यूज पढ़ रहे हो तो अपना दिमाग खोलकर इंटरलिंकिंग्स बनाओ, सोचो कि यूपीएससी क्या पूछेगा। अब तुम्हें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है उधर, ठीक है? अब ये ढूँढने की ज़रूरत नहीं है उधर कि ड्रोन की रेंज क्या होगी, कितने किलोमीटर तक ड्रोन जाएगा, वो सब चीज़ पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। उसकी मोटी-मोटी एप्लीकेशंस देखो, कहाँ-कहाँ हो सकती है, सोचो, अपना दिमाग चलाओ, ठीक है? सिलेबस के साथ उसको लिंक करो, इंटरलिंकेजेस बनाओ, ऑलराइट? तो ऐसे तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है न्यूज़पेपर, ऐसे तुम्हें चीज़ें कवर करनी है। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कैसे उससे नोट्स बनाना है, उस पर भी वी विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो। ऑलराइट, सो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द सीरीज एवरी वीक। हर वीक हम 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आएंगे फ्रॉम बोथ मेंस एंड प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऐसे ही वी विल बी डिस्कसिंग एमसीक्यूज, उनके कैसे उनके यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे एंड कैसे उसके आगे मेंस में क्वेश्चंस पूछ सकता है, और सबसे बड़ी बात, कैसे उस चीज़ को अप्लाई करना है, जो तुम्हें कोई सिखाता नहीं है कि अप्लाई कैसे करना है उस चीज़ को। पढ़ा तो सब देते हैं, बट जब तक तुम ये नहीं आएगा कि उसको अप्लाई करना है, कैसे करना है, तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है? सो दिस इज़ व्हाई आई एम हियर टू हेल्प यू कि कैसे उस चीज़ को सॉर्ट करना है। ऑलराइट, सो लेट मी नो कैसी लगी ये सीरीज़, हमें इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए या नहीं, कैसे इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करना चाहिए। आई विल बी लुकिंग फॉर योर फीडबैक, एंड बेस्ड अपॉन फीडबैक हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे।